नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बिग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जैविक खेती में अपना अपना योगदान ज़रूर दे रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ वो है टमाटर की जैविक खेती कैसे करें। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। हमें कैसी मिट्टी चाहिए, कैसी जलवायु चाहिए टमाटर की जैविक खेती के लिए, हमें क्या क्या खाद प्रबंधन करने होंगे, कैसे हम पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे, किन किन फसलों की हम इंटरक्रॉपिंग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं टमाटर के साथ। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो तक अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ को मिस कर जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, टमाटर एक ऐसी फसल है जिसे हम अपने देश की जलवायु के हिसाब से 3 बार ले सकते हैं। किसान भाई 3 बार टमाटर लगाकर अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। और अगर जैविक तरीके से आप लगा रहे हैं टमाटर, तो आप कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन लेकर बाहर आ जाएंगे। टमाटर की फसल सिर्फ सब्जियों के रूप में ही हम इसे ना भी अगर देखें तो बहुत सी और चीज़ें हैं जो टमाटर के से बनती है, जिसके चलते हर घर में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सॉस हो गया, चटनी हो गई, सैलेड हो गया, और सब्जी तो अपने आप में है ही। और अगर आप चेक करेंगे तो एक बहुत बड़ा जो है, बहुत ज़्यादा मात्रा में टमाटर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो जो टमाटर का मार्केट है ओवरऑल वो बहुत बड़ा है, उसमें कंपटीशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत ही इजी ग्रोइंग फसल होती है जिससे आप बहुत अच्छे दामों में बेच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमि की। आप हर प्रकार की भूमि में टमाटर की जैविक खेती कर सकते हैं। सिर्फ जो आपकी मिट्टी है उसमें भरपूर मात्रा में जैविक कार्बन उपस्थित रहना चाहिए और पीएच मान 6 से 7 के बीच में रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, खेत में कहीं भी पानी का भराव ना हो, पूरे तरीके से आपका खेत समतल हो। अगर इस तरीके की मिट्टी आपकी है तो आप कहीं पर भी टमाटर की जैविक खेती आसानी से कर सकते हैं। जलवायु की अगर बात की जाए तो ये उष्णकटिबंधीय फसल है, तो जिसके चलते भारत में ऐसा मौसम रहता है कि हम साल में 3 बार इसका उत्पादन ले सकते हैं। और इसमें अगर शुरुआत में अंकुरित होने के लिए मैं बात करूं तो 20 डिग्री तक के तापमान की ज़रूरत होती है, और अंकुरण होने के बाद टमाटर के पौधे में 25 से 30 डिग्री तक के तापमान की ज़रूरत होती है। और गर्मियों में अधिकतम 38 डिग्री तापमान भी सहन कर जाता है, और सर्दियों में न्यूनतम 15 डिग्री तक भी आप टमाटर की फसल ले सकते हैं। उन्नत किस्मों की यदि बात की जाए तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने क्षेत्र की प्रचलित जो किस्म है उसका चयन करें। आप चेक कीजिए कि आपके आसपास जो जलवायु है, जो आपके यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो तापमान है, उसके हिसाब से सबसे बेस्ट रोग रोधी कौन सी किस्म है, सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सी किस्म है, सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी किस्म की जाती है। और अगर मैं फिर भी इसकी सबसे प्रचलित और अच्छे उत्पादन देने वाली किस्मों की बात करूं तो ये आपकी होती है US 2853, पूसा शीतल, अर्का विकास, पूसा रूबी, पूसा 120, पूसा गौरव, अर्का सौरभ, नामधारी 4266। ये कुछ ऐसी किस्में हैं दोस्तों जिन्हें किसी भी जलवायु में लगाकर जब चेक किया गया तो इन्होंने अच्छा उत्पादन दिया है। तो आप इनमें से भी किसी का चयन कर सकते हैं। खेत की तैयारी। दोस्तों, जैविक खेती में मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैविक खेती में जो खेत की तैयारी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम हमारा 30 से प्रतिशत तक का जो काम है वो खेत की तैयारी के समय ही पूरा कर जाते हैं। उसी समय हम भरपूर मात्रा में अपने खेत में पोषक तत्वों की भी पूर्ति कर सकते हैं और खेत को अच्छे से तैयार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 3 से 4 बार गहरी जुताई लेकर खेत को खुला छोड़ दीजिए, उसे अच्छे से धूप लगने दीजिए, तो जो भी शत्रु कीट उसमें उपस्थित होंगे वो पूरे तरीके से समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद में जो अंतिम जुताई आपको लेनी है उसके पहले आप उसमें 8 से 10 टन गोबर का यदि सड़ा हुआ खाद आपके पास उपलब्ध है जो सही तरीके से डिकम्पोज किया गया हो, या आप 3 से 4 टन वर्मी कंपोस्ट डालकर भी अपने खेत की तैयारी कर सकते हैं। 3 से 4 टन लगभग आप उसमें डाल दीजिए वर्मी कंपोस्ट, और अंतिम जुताई लेके पाटा लगा दीजिए, खेत को एकदम समतल कर लीजिए। ये आपका खेत तैयार हो गया है बुआई के लिए। अब इसकी नर्सरी की बात की जाए, नॉर्मली आप टमाटर की जब फसल लें तो नर्सरी लेकर ही तैयार करें। नर्सरी लेने के लिए आप 3 बार इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। मैंने बताया वीडियो में कि हम इसकी 3 बार फसल ले सकते हैं। गर्मियों के लिए आप 15 फरवरी से अप्रैल तक का टाइम ले सकते हैं।
बरसात के लिए 15 जुलाई से अगस्त तक का ले सकते हैं और ठंड के लिए 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का समय ले सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये देना है दोस्तों, ये जो टमाटर की फसल होती है ये पाला सहन नहीं कर पाती है, ज़्यादा ठंड सहन नहीं कर पाती है। तो जब आप अगर ठंड में इसकी नर्सरी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लो टनल होता है जो हमारा देसी जुगाड़ से जो हम लो टनल बनाते हैं, आप वो बनाइए और उसमें इसकी पौध तैयार कीजिए। देखिए, पौध का मजबूत तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। एक ओवरऑल अच्छे उत्पादन का जो पूरा भार है वो पौध पर ही होता है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप नर्सरी बेस्ट तैयार करें। तो अगर ठंड में कर रहे हैं तो ज़रूर से आप लो टनल तैयार कीजिए और उसके अंदर नर्सरी तैयार कीजिए ताकि वो मजबूत तैयार हो सके। पाला नहीं सहन कर सकती है ये फसल, सिर्फ इसका एक ही ड्रॉबैक है, बाकी तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब पौध तैयार हो गई है आपकी, अब उसका जैविक उपचार कैसे करना है? आप दो तरीके से कर सकते हैं। बीजामृत से कर लीजिए। जब बीजामृत में करते हैं तो कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं होती है। आप गौमूत्र से भी कर सकते हैं। यदि बीजामृत अवेलेबल नहीं है तो आप गौमूत्र से भी कर लीजिए, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें 100 ml सिर्फ आपको गौमूत्र डालना है, मिक्स करना है और जो आपके पौध की जड़ें हैं उन्हें उसमें भिगोकर रख देना है मात्र 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए आपने गौमूत्र के पानी में डुबो के रख दिया है। उसके बाद आप पौध निकाल के उसका रोपण कर सकते हैं, वो पूरे तरीके से तैयार हो जाएगी। मात्र 10 मिनट के डिस्टेंस में आप उसकी रुपाई कर दीजिए। लेकिन बीजोपचार बहुत ज़रूरी है। अगर हम बीजोपचार नहीं करेंगे तो मृदा जनित जो रोग हैं हम उससे अपनी फसल को नहीं बचा पाएंगे। तो जो जैविक खेती में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो बीजामृत भी होता है, ताकि आप उसका अच्छे से उपचार कर दें। वो बीज के लिए अमृत का काम करता है। तो या तो आप बीजामृत से उपचार कर दीजिए या गौमूत्र से कर दीजिए, पर करिएगा ज़रूर जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे। अब पौध की रुपाई कब और कैसे करें? जब आपकी नर्सरी लगभग 30 से 35 दिन की तैयार हो जाती है तो वो प्रिपेयर हो जाती है ट्रांसफ़र करने के लिए। उस समय अगर आप उसको प्रिपेयर करेंगे तो वो सेट हो जाएगी आसानी से। तो 30 से 35 दिन तक की जब आपकी पौध तैयार हुई है तब उसे आपको खेत में ट्रांसफ़र करना है। अच्छा, हमेशा जब भी आप सब्जी की फसल लें, स्पेशली टमाटर की ले, कोई भी सब्जी की ले, तो आप बेड बना के सब्जी का उत्पादन लीजिए। इससे आपको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा, परेशानियां भी कम आएगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा आप बेड बनाएं, उस पर जैविक खाद फिर से डालें और फिर आप उसमें उत्पादन लें। बेड से बेड की दूरी आप 5 फीट तक रखिए। पौध से पौध की दूरी लगभग 1.5 फीट की रखिए, लेकिन जो बेड की दूरी है उसे 5 फीट ही रखिए। इससे क्या होगा, जब आपका पौधा लगेगा तो उसे फैलने के लिए जगह मिलेगी, उसकी जड़ों को प्रॉपर विकास के लिए जगह मिलेगी। जब गैप में लगाएंगे ना आप पौधा थोड़ा, तो उससे सनलाइट भी प्रॉपर मिलेगा। सनलाइट नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हम एकदम मैस में लगा देते, पास पौधा लगा देते कि ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, पर ये मिस्टेक होती है, हमारी गलती होती है। तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखिए और बेड की 5 फीट रखिए, ताकि जब सनलाइट आए तो हर पौधे की जड़ को प्रॉपर सनलाइट मिले, प्रॉपर तरीके से उनका विकास हो सके। नहीं तो फंगस की बीमारी लग सकती है आपके पौधों में। और हमेशा जब भी आप रुपाई करें तो जिगजैग विधि से करिए। एक पौधा यहाँ लगाना है बेड पे, एक यहाँ लगाना है, फिर एक यहाँ लगाना है। जो जिगजैग पैटर्न होता है किसान भाइयों, आप उसमें लगाइए। उससे आपके पौधे को प्रॉपर विस्तार करने के लिए, प्रॉपर जड़ें फैलाने के लिए जगह मिलेगी। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी रोप लगाएं तब आप जिगजैग विधि से लगाएं। सॉरी। अब मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन, मैं प्रेफर करूंगी कि किसान भाई मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें। देखिए, उसके बहुत से फायदे होते हैं। मल्चिंग का अगर मैं एक फ़ायदा बताऊं तो उससे जो वाष्पीकरण की क्रिया है वो स्लो हो जाती है, तो हमें बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए भी आप मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप टमाटर में फल लगता है तो यदि आपका फल ज़्यादा समय तक मिट्टी के संपर्क में रहेगा तो वो खराब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वो डायरेक्ट मिट्टी के संपर्क में नहीं आएगा और फल के खराब होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। और यदि आप बायो मल्चिंग यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट होता है, जो भी आपका फसल का वेस्टेज है आप उसे मल्चिंग के रूप में यूज़ कर लीजिए। एक समय तक वो मल्चिंग का काम कर जाएगा। जब मल्चिंग का काम पूरा हो जाएगा तो वो डिकम्पोज होके आपकी मिट्टी को कार्बन प्रदान करेगा। जैविक कार्बन ऑटोमेटिकली आपकी मिट्टी को मिल जाएगा।
तो आप ट्राई कीजिए कि आप बायो मल्चिंग का उपयोग करें। प्लास्टिक शीट आप नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, कॉस्टली भी रहता है किसान भाइयों के लिए कई बार, तो आप यही कोशिश कीजिए कि आप बायो मल्चिंग का यूज़ करें। और यदि आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाते हैं तो कम पानी में आप अच्छा उत्पादन ले लेंगे। पौधे को सिर्फ उतना ही पानी मिलेगा जितने की उसको ज़रूरत है। तो ट्राई कीजिए कि आप मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करें। ड्रिप इरिगेशन में भी एक बार का खर्चा होता है किसान भाइयों, लेकिन फिर वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और उसमें भी आपको आई थिंक गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगी अगर आप चेक करेंगे तो कोशिश कीजिए कि आप मल्चिंग के द्वारा और ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हुए टमाटर की फसल लें। अब दोस्तों, टमाटर के साथ आप किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, मतलब टमाटर के साथ और कौन कौन सी फसल ले सकते हैं जिससे टमाटर का भी उत्पादन अच्छा हो और हम दूसरी फसल से भी उत्पादन ले सकें। हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ कि पूरे खेत को एक फसल से मत भरिए, आप उसमें मल्टीपल फसलें लीजिए। किसी एक फसल में भगवान न चाहे आप फेल भी हो जाते हैं, मौसम की मार पड़ जाती है, कोई रोग आ जाता है, तो आप दूसरी फसल से अपना जो नुकसान है उसकी भरपाई कर सकें। तो यहाँ हम बात करें इंटरक्रॉपिंग की, कि आप टमाटर के साथ में कौन सी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप धनिया, गाजर, शलजम, मिर्च, प्याज, गेंदा, ऐसी सारी फसलों का उत्पादन आप टमाटर के साथ इंटरक्रॉपिंग में ले सकते हैं। और यदि आप धनिये जैसा खुशबूदार कोई फसल लगा रहे हैं जिसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, तो उससे आपको एक और फायदा होगा, फल छेदक जो कीट होते हैं उससे आपकी फसल बच जाएगी। वो जो फ्रेगनेंस रहेगी ना किसान भाइयों, जो खुशबू रहेगी, उस खुशबू के कारण जो फल छेदक कीट होते हैं वो फसल के आसपास तक नहीं फटकते। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके साथ कि आप एक फसल का उत्पादन तो ले ही रहे, साथ में दूसरी फसल को एक रोग से भी बचा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इंटरक्रॉपिंग के साथ में लीजिए टमाटर की फसल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सिंचाई और खाद प्रबंधन। तरल खाद जैसे आप नॉर्मली स्प्रे करते हैं ना, किसी फसल में हमने इतना स्प्रे कर दिया है, इतना स्प्रे डाल दिया है, उसी का हम तरल खाद के रूप में यहाँ पर प्रबंधन करने वाले हैं जैविक तरीके से। पौधों में पहली सिंचाई हम कब करेंगे, जैसे ही आप आपकी पौध को ट्रांसफर करेंगे, पहली सिंचाई आप तुरंत कर दीजिए। उससे आपका पौधा जो है वो शॉक में नहीं जाएगा। क्या होता है, आपने पौधे को उसकी जगह से उठाया है और दूसरी जगह शिफ्ट किया है, तो कई बार पौधे शॉक में चले जाते हैं। आपने मान लीजिए आपने 20 रोप लगाए, उनमें से हो सकता है 5 रोप आपके शॉक में चले जाएं। उन 5 पौधों को बचाने के लिए आप तुरंत सिंचाई कर दीजिए। इसके बाद जो आप जो सिंचाई करेंगे उसमें 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हर बार आपको जीवामृत चलाना है। हर 3 से 4 दिन में आपको सिंचाई करनी होगी। या आपको लगता है कि पौधा डल दिख रहा है तो आप सिंचाई लगा दीजिए, पानी लगा दीजिए, लेकिन जब भी आप सिंचाई करेंगे आपको उसके साथ जीवामृत चला देना है। जीवामृत बनाने में किसान भाइयों कोई खर्च नहीं होता है। मैंने एक वीडियो प्रॉपर शेयर कर रखा है जीवामृत पे, और जो लोग जीवामृत यूज़ कर रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने जो अनुभव है वो शेयर कीजिए, ताकि दूसरे किसान भाई भी उससे प्रोत्साहित हो सके और जैविक खेती में आ सके। तो प्लीज़ अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। आपको अगर आपके पास में जीवामृत अवेलेबल नहीं है, वेस्ट डिकम्पोजर है, तो आप सिंचाई के साथ में वेस्ट डिकम्पोजर भी चला सकते हैं। दोनों के परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। तो जो अवेलेबल है आप उसमें सिंचाई के साथ चला दीजिए, और हर 3 से 4 दिन में आपके पौधे को पानी लगेगा। बाकी मौसम के अनुसार आप देख लीजिए कि पौधा थोड़ा सा डल दिख रहा है या कोई परेशानी दिख रही है तो आप पानी दे सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। जब आपकी फसल महीने भर की हो जाए, कि आपने ट्रांसफर किया है, पौधा महीने भर का हो गया है, उस समय आप प्रति पौधा 100-100 ग्राम जो आपकी वर्मी कंपोस्ट होती है वो प्रति पौधा 100-100 ग्राम डलवा दीजिए। आप जब निराई गुड़ाई करेंगे, आप निराई गुड़ाई के साथ भी वर्मी कंपोस्ट प्रति पौधे में डाल सकते हैं। प्रति पौधा डाल दीजिए, या आप जैसे DAP यूरिया उड़ाते हैं वैसे भी आप वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी खाद प्रबंधन की। इसके अलावा आपको महीने में 2 बार अपनी फसल पर वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करना है। महीने में 2 बार, हर 15 दिन के गैप में कीजिए। इससे आपकी फसल पर दोस्तों हरापन बना रहेगा। वो उसके पोषक तत्वों की पूर्ति हम हर स्टेज में करते आ रहे हैं, तो पौधा कमजोर नहीं पड़ेगा। जब पौधा कमजोर नहीं पड़ेगा, ब्राइट हरे रंग का रहेगा, तो उस पर कीटों का प्रकोप भी नहीं होगा। इसलिए हर 15 दिन में आप
वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे कीजिए। एक शेड्यूल बना लीजिए कि हमें सिंचाई के साथ में जीवामृत चलाना है, महीने में 2 बार हमें वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करना है। जब हमारा पौधा महीने भर का हो जाएगा तब हमें उसमें वर्मी कंपोस्ट डालना है। यदि आपके पास घन जीवामृत है तो आप घन जीवामृत भी डाल सकते हैं, इट्स बेस्ट। वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए या घन जीवामृत डाल दीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब इसके बाद में जब हमारा पौधा बढ़ने लगता है, फुल ग्रोथ करने लगता है, तो उसे सपोर्ट देना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक स्थिति आती है लगभग 25 से 30 दिन के बाद में पौधा खड़ा होने लगता है, पूरे एफर्ट्स लगाने लगता है टमाटर का पौधा। उस समय आपको उसे सपोर्ट देना होगा। सपोर्ट कैसे देंगे? जो बांस और तार से हम देसी जुगाड़ करके अपना एक बना लेते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, मंडप या जाल बोल सकते हैं आप। जो मंडप या जाल प्रिपेयर करते हैं हम बांस और तार की सहायता से, तो आप वो जाल प्रिपेयर कीजिए और अपने पौधे को सहारा दीजिए। जब आप उसे सहारा देंगे तो उसकी एनर्जी पूरी ग्रोथ करने में लगेगी, ना कि खुद को संभालने में। इसलिए पौधा जब ग्रोथ कर रहा है तब उसे सहारा जरूर दीजिए। बांस या तार से बना हुआ जो भी अपना मंडप होता है, जाल होता है, वो बनाइए और दीजिए। और साथ ही साथ जो उसकी रूट्स में जो पत्तियां गलती जा रही है दोस्तों, ब्राउन होती जा रही है, उन्हें तुरंत निकालते जाइए। जैसे ही आप निराई गुड़ाई कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, या जब भी आप देखते हैं तो तुरंत उसकी जो भी डैमेज पत्तियां हैं, ब्राउन पत्तियां हैं, बीमार पत्तियां हैं, उन्हें निकालकर खेत से बाहर कर दीजिए। इससे आपके पौधे पर कीटों का प्रकोप आने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिन्हें ध्यान देना होता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें मैजिकल तरीके से काम करती है। जब हम लास्ट में देखते हैं कि फसल का उत्पादन वाकई में बहुत अच्छा आया है, तो ये सारे एफर्ट्स हमें रिकॉल हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि हम कोई भी चीज स्किप ना करें, कोई भी हम स्टेप को स्किप ना करें। अब जब फूल और फल आने लगते हैं तब पौधे को ज्यादा भोजन की जरूरत होती है, ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत हो सकती है। यही समय होता है जब हमें उन पर लगातार स्प्रे करने होते हैं। आप स्प्रे किसी भी चीज का कर सकते हैं। आप वर्मी वॉश का कर दीजिए, आप वेस्ट डिकम्पोजर का कर दीजिए, जीवामृत का कर दीजिए, गौमूत्र का कर दीजिए। सारी चीजें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। लेकिन जब फूल आ रहे हैं तब निश्चित रूप से आप इनका स्प्रे कीजिए। और यदि आप वर्मी वॉश अवेलेबल करके उसका स्प्रे कर सकते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। वर्मी वॉश आपके पौधे में फूल को सेट होने में मदद करेगा, फल के बनने में मदद करेगा। तो जब फूल और फल आने की अवस्था है तब आप वर्मी वॉश का स्प्रे जरूर कीजिए। वर्मी वॉश पर डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कीजिएगा। आप खुद ही बनाइए, मैं नहीं बोलती कि आप परचेस कीजिए, खरीदिए। नहीं भाई, खरीदना नहीं है, खुद ही बनाना है, तभी तो जेब में 2 पैसा बचेगा। इसलिए आप वर्मी वॉश बनाइए और उसका स्प्रे कीजिए। अब दोस्तों, हमें जो भी हमारे पास इनमें से चीज उपलब्ध है उसका महीने में 2 बार स्प्रे करना है। जैसा कि मैंने बोला कि वेस्ट डिकम्पोजर का आप 2 बार स्प्रे कीजिए। बस वैसे ही जब हमारे फूल आने लगेंगे तब अगर हमारे पास वर्मी वॉश अवेलेबल है तो हम उसका स्प्रे कर देंगे। इसके बाद बात आती है खरपतवार नियंत्रण। जैविक खेती में खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर खेत में खरपतवार हो जाएंगे तो पौधे का आधा पोषण वही ले लेंगे। तो हमें हर बार निराई गुड़ाई करके समय समय पे खेत से खरपतवार को बाहर कर देना है। और जब भी हम खरपतवार निकाल रहे हैं तब हमें पौधे पर मिट्टी चढ़ाना नहीं भूलना है, नहीं तो जो पौधे की जड़ें हैं वो ऊपर आ जाएंगी और वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमेशा मिट्टी चढ़ाते रहिए, पौधे की जड़ों को ऊपर मत आने दीजिए। कीट तथा रोग प्रबंधन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जैविक खेती में, कि हम शुरू से पौधे को मजबूत बनाते आए ताकि उस पर कीटों का प्रकोप ना के बराबर हो। फिर भी यदि कीट आ जाते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास। टमाटर में नॉर्मली लीफ माइनर, रस चूसक अधिक मात्रा में देखे जाते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि टमाटर में जो लीफ माइनर का रोग है या रस चूसक का रोग है वो आता है। तो आप उसके लिए फेरोमोन ट्रैप का यूज कीजिए। जो स्टिकी गार्ड आते हैं उनका यूज कीजिए, सस्ते होते हैं, पर पीस मात्र आपको 15 से 20 रुपए में मिल जाएगा। कहीं अगर आप क्वांटिटी में लेते हैं तो और भी सस्ता मिल जाएगा। तो आप स्टिकी गार्ड का यूज कीजिए, फेरोमोन ट्रैप का यूज कीजिए। जो भी रस चूसक कीट होते हैं वो उसमें एक ऐसा कैरी बैग लगा होता है, उसमें इकट्ठे हो जाते हैं।
ये बहुत कारगर तरीका है, आप यूज करके देखिएगा, बहुत काम करता है ये। अब बचाव के तौर पर हमें महीने में एक बार नीम से बने जो भी हमारे कीटनाशक होते हैं उनका स्प्रे करना रहेगा। महीने में जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तभी से आप स्प्रे चार्ट फॉलो कीजिए। वेस्ट डिकम्पोजर स्प्रे करना है, महीने में एक बार हमें नीमास्त्र या नीम से बने हुए किसी भी कीटनाशक का उपयोग करना है। यदि आपको शुरू में भी थोड़ा सा हल्का सा भी रोग दिखाई दे कि भैया कुछ तो परेशानी आ रही है पौधे में, पौधा कुछ अनहेल्दी सा दिख रहा है, लीव्स कर्ल हो रही हैं, कुछ कीट दिख रहा है, तो आप एक काम कीजिए, 100 लीटर पानी में 10 लीटर तांबे की छाछ जो होती है, सबसे कारगर तरीका होता है ये। 100 लीटर पानी में 10 लीटर छाछ आपको यूज करनी है, तांबे वाली छाछ। और कोशिश कीजिएगा छाछ 20 दिन पुरानी हो, उसमें से स्मेल आने लगे, एकदम बदबू आने लगे, वो सबसे बेस्ट कीटनाशक होता है। तो 100 लीटर पानी में 10 लीटर आपको वो छाछ मिला देनी है और अच्छे से उसका स्प्रे कर देना है, पौधे को पूरे तरीके से आपको नहला देना है। और यदि आप हर अमावस्या या पूर्णिमा, नोट मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि अमावस्या या पूर्णिमा के दिन छाछ का स्प्रे कीजिए, ये सबसे अच्छा होता है। दोस्तों उस समय जो चांद की रोशनी पड़ रही होती है, जो उस समय का अंधेरा होता है, उस समय कीटों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। इसलिए बोला जाता है कि आप अमावस्या या पूर्णिमा के दिन छाछ का स्प्रे कीजिए, क्योंकि उस समय पे कीटों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। तो आपके शेड्यूल में ये चीज जरूर रखिएगा कि हम हर अमावस्या और पूर्णिमा को छाछ का स्प्रे जरूर कर दें। तो इस तरीके से आप अपनी फसल को ओवरऑल कीटों से बचा सकते हैं, बहुत ही मिनिमम खर्च के साथ। छाछ आसानी से मिल जाएगी, नीमास्त्र आप आसानी से बना सकते हैं। नीमास्त्र का लिंक मैं आई बटन में शेयर कर दूंगी अगर आपको उसका नॉलेज नहीं हो तो। और अगर उत्पादन की मैं बात करूं दोस्तों, आपने अगर प्रॉपर पोषण दिया है, कीटों से बचाव किया है, सही समय पे नर्सरी तैयार की है, नर्सरी को भी सही समय पे ट्रांसफर किया है, तो गारंटीड है कि आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। नॉर्मली जब किसान भाइयों से हमने पूछा, उन्हें ट्रेनिंग दी, उनसे जब पूछा कि आपको उत्पादन कितना हुआ, तो 70 से 80 टन प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन लोगों ने लिया है। जी हाँ, ये फैक्ट है कि लोगों ने इतना अच्छा उत्पादन लिया है जैविक तरीके से टमाटर उगाकर। कोई डीएपी, कोई यूरिया, कोई महंगे महंगे स्प्रे नहीं डाले उन्होंने, सिर्फ जो शेड्यूल हम बताते गए वो फॉलो करते गए और उसके रिजल्ट्स उन्हें बहुत खूबसूरत मिले। दोस्तों मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि अब जब भी आप टमाटर की खेती करें, आप मान लीजिए आपने 50 बेड लगाए हुए हैं टमाटर के, आप सिर्फ 5 बेड में जैविक तरीके से लगा के देखिए। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको रिजल्ट विजिबल होगा। अगली बार मुझे आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप जैविक तरीके से उत्पादन लीजिए, आप खुद बोलेंगे कि नहीं, ये वाला जो मेरा पौधा है, मुझे मेरा खेत पूरा ऐसा ही चाहिए। बस जरूरत है कि हमें सतर्क रहना है, समय समय पे सारी चीजों का ध्यान रखना है। खाद प्रबंधन से लेकर तरल खाद, स्प्रे शेड्यूल, कीटनाशक, खट्टी लस्सी का स्प्रे हर अमावस्या पूर्णिमा को, इन सब चीजों का जब आप फॉलो करेंगे ना, तो आपको गारंटीड रिजल्ट मिलेगा। इस चैनल पर कोई भी फेक बात नहीं की जाती है। जो हम किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम वही चीजें यहाँ पर शेड्यूल करते हैं, शेयर करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो। अगर आपको यूजफुल लगता है तो अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, हो सकता है उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो पाएंगे जैविक खेती के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जैविक खेती के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।